हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं ऐसा टॉपिक जिसको हम एक लाइन में ही समझ जाएंगे। कारक। कारक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार बच्चों की समझ से परे हो जाता है। कई बार क्लासेस में टीचर्स करवाती है कर्तानी कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में, पर मतलब बच्चे इस राइमिंग में ही उलझे रहते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे इसका कारण क्या है, इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है, जबकि बच्चे उस व्यवहारिक उपयोग को हमेशा काम में लेते हैं और ये हम सबकी व्यवहारिक भाषा है। आज हम उसे सिर्फ कारक से लेबलिंग करेंगे। तो चलिए इस 10 मिनट की क्लास में कारक में आप मास्टरी हासिल कर लोगे। मीन्स आप बैठे बैठे बता दोगे कि आपने ये सेंटेंस बोला है, आपने इसमें इस कारक का इस्तेमाल किया है। तो चलिए चलते हैं, आज का टॉपिक लेते हैं कारक कि हमारी रोज की बोलचाल की भाषा है। तो हम हिंदी व्याकरण को रोज की व्यवहारिक भाषा में कैसे सीखते हैं, ये हमारी क्लास का स्पेसिफिक रीजन होता है कि कैसे हम। अब आप यहाँ पर देख रहे हो एक बच्चा है, इसका नाम है रोहन। रोहन क्या कर रहा है? पेड़ से इमली तोड़ रहा है। क्या तोड़ रहा है? पेड़ से इमली तोड़ रहा है। अब ये छोटी सी कहानी है और ये है नेहा और इसको इमली दे रहा है और ये टोकरी में डाल रहा है। ये कॉन्वर्सेशन साधारण है, कोई भी चित्र को देखकर आप इस तरीके की छोटी कहानी बना सकते हो। रोहन पेड़ से डंडे से इमली तोड़ रहा है और पेड़ से तोड़ रहा है और नेहा के लिए तोड़ रहा है और नेहा को डलिया में डाल रहा है। नेहा डलिया में डाल रही है और टोकरी में रख रही है और इस इमली की चटनी बनाई जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम कारक को सिर्फ इस एक सेंटेंस से सीखते हैं। देखो, रोहन ने डंडे से इमली को पेड़ से तोड़ा। रोहन ने डंडे से, रोहन ने, अब ने ये जो विभक्ति चिन्ह जिसके साथ रखती है वो कहलाता है कर्ता। वो क्या कहलाता है? कर्ता, जिसके साथ ने विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है। ये ने विभक्ति चिन्ह है। ने, से, को, के लिए, का, के, की, ये जो भी हम जोड़ते हैं बच्चों, वो सब क्या होते हैं? हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो रोहन ने डंडे से इमली को तोड़ा। अब जिसके साथ को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है वो कर्म कारक है। रोहन यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता कारक। इमली यहाँ पर क्या हो गई? कर्म कारक। इमली यहाँ क्या हो गई? कर्म कारक। इस सेंटेंस में रोहन कर्ता कारक है, इमली करण कारक है और पेड़ से तोड़ा। तो यहाँ पर कर्ता ने डंडे से तोड़ा। अब यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है। से विभक्ति चिन्ह करण के साथ भी लगता है और अपादान के साथ भी लगता है। लेकिन जहां पर कारण हो, जहां पर कोई साधन हो, जहां पर किसी काम के करने के लिए, किसी क्रिया को संपन्न करने के लिए कोई टूल हो। अब यहाँ पर क्रिया को तोड़ने की क्रिया के लिए डंडा यहाँ पर टूल है। जहां पर साधन हो, जहां पर कोई कारण हो, तो उसको कहते हैं करण कारक और उसमें होता है से। अब यहाँ पर ये जो से है वो करण है क्योंकि ये साधन है। किसी भी क्रिया को करने के लिए, काम को करने के लिए कोई जो टूल हम काम में ले रहे हैं, जो साधन हम काम में ले रहे हैं, जैसे पेन से पत्र लिखा, तो पेन यहाँ पर करण कारक है। और पेड़ से तोड़ा, जहां पर अलग होने का भाव है, जहां पर मतलब तुलना का भाव होएगा, वहां पर अपादान कारक होएगा। और देखो यहाँ पर नेहा के लिए, तो संप्रदान कारक में क्या होता है? चौथा, पहला कारक हो गया कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान के लिए। अब वाक्य के अंदर जिसके लिए कोई काम किया जाता है, जिसके लिए कुछ दिया जाता है, वो संप्रदान कारक हुआ। तो यहाँ पर संप्रदान नेहा के लिए, तो नेहा यहाँ पर संप्रदान कारक हो गई। और यहाँ पर डंडा क्या हो गया? इस वाक्य में डंडा करण कारक हो गया।
और संप्रदान के लिए, नेहा के लिए, तो नेहा यहां पर क्या हो गई, नेहा यहां पर क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। पेड़ से तोड़ा, जहां से अलग होने का भाव होगा, जैसे बच्चे बस से उतरे, अलग होने का भाव है, तो क्या है, अपादान। बच्चे बस से विद्यालय गए, दोनों जगह से आ रहा है, लेकिन जहां पर बस वहां साधन हो गया, बस से विद्यालय पहुंचे, तो बस वहां पर साधन है, तो ये करण कारक हुआ बस। और जहां पर हम उस जिस सेंटेंस में बोल रहे हैं, बच्चे बस से उतरे, बस से अलग हुए, जहां अलग होने का भाव हो गया, वहां पर वहां पर हो जाएगा अपादान कारक, अपादान। तो से कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से जहां पर तुलना होती है ना, वहां पर भी होता है। जैसे राम लक्ष्मण से बड़ा है, जहां पर तुलना का भाव होएगा, वहां पर भी क्या होगा, से। भय आदि का भाव हो, जैसे सांप से डरता है ना, तो वहां पर जहां भय त्रास आदि का भी भाव होता है, वहां पर भी अपादान कारक होता है। जहां पर तुलना का भाव होता है, वहां पर भी अपादान कारक होता है। जिस सेंटेंस में से जुड़ रहा है किसी कर्ता के साथ और अर्थ निकल रहा है अलग होने का, अर्थ निकल रहा है तुलना का, अर्थ हो रहा है वहां पर किसी भय त्रास आदि का, तो वहां पर उस सेंटेंस में, उस सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर वर्ड में क्या है, अपादान कारक। यहाँ पर पेड़ से, तो पेड़ में अपादान कारक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हो जाएगा पेड़ से अपादान कारक, से विभक्ति चिन्ह जिसके साथ लगी है वो है अपादान कारक। चलिए, फिर है संबंध। फिर छठे नंबर पे कारक आता है संबंध, का, के, की, रा, रे, री। अब यहां पर देखो संबंध क्या है, इमली की चटनी बना लो। अब इमली का और चटनी का आपस में संबंध है। का, के, की, जैसे राजा का पुत्र, जैसे राजा दशरथ का पुत्र राम, का आ रहा है, संबंध है वहां पर पिता पुत्र का। तो संबंध का, के, की और इमली की, यहाँ पर इसमें क्या है, संबंध कारक। ये संबंध कारक हो गया। सातवां हो गया संप्रदान कारक। संप्रदान का जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, वो है मैं, पर। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, जैसे बैग में पुस्तक है, जैसे टोकरी में रख दिए और यहाँ पर टोकरी में रख दिए, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टोकरी क्या है, संप्रदान कारक। टोकरी क्या है, संप्रदान कारक। और नेहा से कहा कि हे नेहा, नेहा। अब जहां पर किसी को संबोधन किया जाता है, किसी को बोला जाता है, किसी को कोई उद्धृत करके बोला जाता है, वहां पर संबोधन होता है। और यहाँ पर संबोधन में हमेशा ऐसा विस्मयादिबोधक साइन होता है, जैसे कहा कि हे नेहा इमली की चटनी बनाओ, तो यहाँ पर नेहा को संबोधित किया जा रहा है और यहाँ पर नेहा में संबोधन कारक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों, ये जो कारक है और ये जो कारक की विभक्ति चिन्ह है, ये हम रोज के वाक्यों में बोलते हैं। आज हमने इसको लेबलिंग कर दिया कि जिसके साथ ने हो वो कर्ता कारक है, जिसके साथ से है, अगर टूल के रूप में है कोई वो शब्द, तो कर्म कारक हो गया। और जिसके साथ को जुड़ा हुआ है वो है कर्म कारक, और जिसके साथ से जुड़ा है अलग होने के भाव में, और त्रास आदि, भय आदि के भाव में, तुलना आदि के भाव में, कंपैरेटिव के भाव में भी यहाँ पर अपादान कारक होएगा। और किसी के लिए कोई काम किया जाता है या किसी के लिए दिया जाता है, किसी को सम्यक प्रकार से दान दिया जाता है, वहां संप्रदान कारक होता है। संबंध का, के, की, संप्रदान में, पर। अब देखो यहाँ पर इमली की चटनी बनाई, तो इमली में यहाँ पर संबंध कारक हुआ। संप्रदान यहाँ पर टोकरी में रख दिए, जैसे
पर संप्रदान कारक है, और संबोधन किसी को संबोधित करना, बुलाना, कहना, तो वहां पर जिसमें विस्मयादि बोधक इस तरीके का साइन बनता है और किसी को बुलाने के लिए बात हो रही है तो वहां पर संबोधन कारक। इस प्रकार हिंदी व्याकरण में 8 कारक माने गए हैं। 8 कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संप्रदान, संबोधन। अब ये जो आप राइमिंग याद करते हो इसका व्यवहारिक उपयोग ये है। इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप हर एक एग्जाम में कारक पहचान सकते हैं। कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, और मैक्सिमम पूछा जाता है करण कारक और अपादान कारक से, क्योंकि हमने रटा हुआ है करण से, अपादान से, दोनों में से आता है। लेकिन एक चीज बात याद रखना कि जहां पर साधन के रूप में, टूल के रूप में कोई शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है किसी क्रिया को संपन्न करने के लिए, तो वहां पर ये करण कारक है। और जहां पर अलग होने का भाव, भय, त्रास आदि का भाव या फिर तुलनात्मक बात है, कंपैरेटिव बात है, वहां पर अपादान कारक होगा। तो यहाँ पर हमने 8 कारक देखे। अब इसी के आधार पर कारक कहते किसे, कारक की परिभाषा अगर कहने के लिए कहा जाए तो वाक्य के अंदर जो भी शब्द है, अब ये शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द है, तो वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम आदि का संबंध क्रिया से हो, जिस रूप से क्रिया से हो, मतलब क्रिया को करने वाला कोई कर्ता होएगा, क्रिया के संपन्न करने में कोई साधन होएगा, क्रिया किसी दान के लिए की जाएगी, क्रिया किसी से कंपैरेटिव अध्ययन के लिए की जाएगी, क्रिया किसी से संबंध बनाने के लिए की जाएगी। तो जो क्रिया है उससे जो संबंध है, संज्ञा या वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जिस रूप से संबंध हो वो कारक कहलाता है। तो ये सिंपल डिफाइन हो गई, मतलब जो भी शब्द आ रहे हैं वाक्य में उसका क्रिया से किस रूप से वो संबंधित है, किस रूप से वो जाना जा रहा है। अगर वो काम करने वाला करता है तो कर्ता कारक, अगर वो कोई साधन हो रहा है, जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा, राम यहाँ पर कर्ता कारक हो गया, कलम यहाँ पर कलम से, कलम साधन है, कलम यहाँ पर करण कारक हो गया, पत्र यहाँ पर पत्र को लिखा, पत्र यहाँ पर कर्म कारक हो गया, लिखना यहाँ पर क्रिया हो गई। और क्रिया से ये सारे शब्द किस किस रूप में संबंधित है, किस किस रूप से अपना संबंध रख रहे हैं, वो ही कारक कहलाता है। तो इस प्रकार इस सिंपल एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से व्यवहारिक भाषा में कारक को हम समझ सकते हैं, इनको लेबलिंग कर सकते हैं, और ये 8 भेद है इसके। और कारक की डिफाइन मैंने आपको बता दी कि संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द जो भी वाक्य में इस्तेमाल किए जा रहे हैं या वाक्य में जो भी संज्ञा, सर्वनाम शब्द है उसका क्रिया से जिस रूप से वो संबंधित है वो ही कारक कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कारक के 8 भेद और कारक को व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से हम उदाहरण दे सकते हैं वो सब कुछ बताया गया है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हिंदी व्याकरण को किस प्रकार दैनिक जीवन से रिलेट करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपके लिए थोड़े बहुत भी बेनिफिशियल है कोई कंटेंट को समझने